Hello students, myself Prinjesh. In our last portion, we studied about various useful bacteria, various useful microorganisms which were used in our day-to-day life for fermentation processes, for baking, in baking industries, in in actually making of vaccines, making antibiotics and all. Okay. In today's session, we will study about harmful microorganisms which are harmful and deadly to human beings and animal world. So in 2.4 page 22, microorganisms, harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. So there are many microorganisms which are useful and which are harmful to us. So microorganisms that are useful we studied in our previous session, and now we are going to study about harmful ones. They are very much harmful and cause diseases to human beings, plants and animals. You might not know about plants also have diseases and they get infected by various microorganisms, and animals too. So disease causing microorganisms are called pathogens. What are they called? Pathogens. So what are pathogens? So pathogens are simply microorganisms that cause diseases. Some microorganisms spoil food. तो कुछ microorganism होते हैं वो अपना खाना जो होता है food, they spoil it. Okay, they make it decay. वो सड़ा देता है, उसे बिगाड़ देता है. आपने देखा होगा many times you might have seen that food kept for long time gets spoiled. तो बहुत टाइम तक अगर खाना रखा हुआ होता है तो बिगड़ जाता है, तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है. सो वी यूज फ्रिज. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर. तो कभी कभी लेदर की चीजें अगर हम यूज करते हैं तो इन मानसून सीजन इन मानसून डेज, जब रेनी डेज होते हैं तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर देते हैं. तो लेदर के जो जैकेट्स होते हैं, शूज होते हैं, उसके ऊपर सीलन एक टाइप ऑफ फंगस डेवलप हो जाती है, जिससे उसके अंदर से स्पेशल मास आने लगती है. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज. तो क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज है उसके बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं. The disease causing microorganisms. तो microorganisms which cause diseases. Pathogens enter our body through air we breathe. तो pathogens कैसे एंटर करते हैं? तो air we breathe. तो जैसे हम सांस लेते हैं, और respiration process in which sometimes what happens, microorganisms with other particles get inside our body through air. वाटर भी ड्रिंक, तो पानी पीते हैं उससे भी आ जाते हैं. फूड भी, और खाना जो खाते हैं उससे भी आ जाते हैं. द थ्री वेज, तो तीन जरिए हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं: हवा, पानी और खाना. ओके, एयर, फूड एंड वाटर. दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. सो कभी डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल आता है, जैसे अभी कोविड-19 के अंदर बोला हुआ है आपको कि जो कोरोना पेशेंट होता है या जो कोविड-19 पॉजिटिव होता है उसके आजू बाजू जाना होता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होता है, जिससे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो नहीं और हमें भी डिसीज ट्रांसफर हो नहीं. माइक्रोबैक्टीरियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट. तो कैसे माइक्रोबैक्टीरियल डिसीज होता है, कैसे फैलते हैं? एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट. तो फिजिकल का कांटेक्ट आता है, या फिर कभी कभी क्या करते हैं कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उसके कपड़े होते हैं या ऐसी चीजें हम यूज करते हैं, तो उसकी यूज्ड चीजें अगर हम डायरेक्ट बिना वॉश के यूज करते हैं, विदाउट वॉशिंग, इफ यू यूज द थिंग्स व्हिच आर यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, देन वी कैन आल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय सर्टेन डिसीज. दे कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस. तो ऐसे जो डिसीज होते हैं जो वाटर, फूड, एयर या इन्फेक्टेड पर्सन को डायरेक्ट एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिसीजेस. Okay, the diseases which spread through infected person to a healthy person through the mediums like air, water, food or physical contact are called communicable diseases. For example, cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis, और अभी कोविड-19 भी बोल सकते हैं. तो कॉमन कोल्ड होता है जो जिसे सर्दी हो रही होती है, ऐसा कोई होता है, अगर वो हमारे बाजू में छींकता है या खांसता है तो हमें भी इन्फेक्शन हो सकता
है। स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स होता है उससे भी यही होता है। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं मॉइस्चर के, वो हवा के अंदर फैल जाते था। ये कैरी थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, तो वो छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं जो हवा के अंदर फैल जाते हैं। फिर क्या होता है, वायरस में एंटर टू अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग प्रोसेस से ये वायरस होते हैं वो हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर हो सकते हैं। Then how do we prevent the spread of communicable diseases? You are supposed to discuss about this with your friends. How can we prevent the spread of these diseases? We should keep a handkerchief on the nose or mouth while sneezing. तो जब भी छींक रहे हैं, खांसी खाते हैं, तो हमें अपना माउथ होता है वो कवर रखना चाहिए। It is better to keep distance from infected people. तो infected people से एक distance maintain करें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। There are some insects and animals which act as carriers. तो कुछ इंसेक्ट या एनिमल्स भी होते हैं जो कैरियर की तरह या ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह भी एक्ट करते हैं ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। तो हाउस फ्लाई जो होती है, जो मक्खी बोलते हैं ना, वो भी एक ऐसा ही कैरियर है। फ्लाइज सीड ऑन अ गार्बेज, तो ये फ्लाइज क्या करते हैं, गार्बेज, कचरा, कूड़ा या फीसिस, इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस होती है, ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर वो बैठती है और फिर जाके हमारे खाने की चीजों पर बैठती है। तो क्या होता है कि उनके पैर के अंदर ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो उनके बॉडी पे या उनके पैरों पे चिपक जाते हैं, फिर जब जाके हमारे खाने की चीजों पे बैठती है, whenever it sits on a food and then that if we take that food, if we eat that food, then we got also infected. When such flies sit on uncovered food, they may transfer pathogens. Whoever eats the contaminated, तो ऐसे फूड को, बिगड़ा हुआ खाना जो होता है या कंटेमिनेट हो चुका होता है, उसे क्या बोलते हैं, कंटेमिनेशन। ऐसी प्रोसेस होती है जिससे खाना होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है डिसीज से, तो उसे क्या बोलते हैं, कंटेमिनेशन। क्या बोलते हैं, कंटेमिनेटेड फूड। इन कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट स्टिक, सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर। तो खाने को कवर ही कर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स, तो अनकवर्ड फूड आइटम्स होती है उसे कंज्यूम करना अवॉइड करें या न खाएं। बाहर की जो चीजें होती है वो मेनली अनकवर्ड होती है, वो दिखाने के लिए रखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे पड़ी हुई है, जैसे कि ब्रेड हो गई, फिर पाव हो गए, ये सब चीज़ें क्या करते हैं वो ऐसे ही रखते हैं खुला में। कभी कभी ऐसी चीज़ें अगर हम खा लेते हैं तो फ्लाइज, बहुत सारी हमने चीज़ें देखी होगी जहाँ पे फ्लाइज होती है, वो बिन आ रही होती है, फिर भी हम मजे से खाते हैं, तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए नहीं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है वो पैरासाइट ऑफ मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है, ओके, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरामाइन। सो वो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मलेरिया के जो पैथोजेंस होते हैं वो ट्रांसफर करती है बॉडी से एक पर्सन से अनदर पर्सन में, उसके जो सलाइवा होता है उसके तो प्रेजेंट होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो आल्सो कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो फीमेल एडिस, आपने डेंगू के बारे में सुना होगा, तो वो भी मच्छर काटने की वजह से होता है। मलेरिया होता है वो मच्छर काटने की वजह से होता है। तो फीमेल एनाफिलिस होता है वो ट्रांसफर करता है मलेरिया वायरस, और फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है वो ट्रांसफर करता है डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू? तो फिर मलेरिया और डेंगू को स्प्रेड को हम खत्म या कंट्रोल कैसे करें? Why does the teacher keep telling about not to let water collect anywhere in the neighborhood? तो कभी भी हमें साइंस टीचर, ऐसे साइंस टीचर, I also tell my children that you are not supposed to let water get collected around your area. तो कभी भी आजू बाजू के एरिया में पानी कलेक्ट हो जाता है, या बहुत सारी चीजें, कभी क्या होता है बारिश होती है तो बहुत सारी चीजें आजू बाजू होती है, जैसे कि टायर हो गए, ऐसे पड़े हुए टायर्स होते हैं, कभी कभी खड्डे होते हैं, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है। फिर थोड़ी दिन बाद क्या होता है, उस पानी के अंदर मच्छर भिनभिनाना चालू करते हैं, मच्छर बॉर्न करना चालू करते हैं, और फिर वो मच्छर होते हैं दैट मॉस्किटो स्प्रेड वेरियस डिसीजेस। सो ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। तो मॉस्किटो होते हैं वो ब्रीड कहाँ पे करते हैं, वाटर में। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एंड एटसेट्रा। तो फ्लावर पॉट्स हो गए, कूलर्स हो गए, टायर्स हो गए, उसके अंदर पानी को अगर जमा रखते हैं तो फिर क्या होता है, मच्छर फैलते हैं। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी प्रिवेंट द मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो अगर हमारे सराउंडिंग को क्लीन एंड ड्राई रखते हैं तो मॉस्किटो को ब्रीड करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स which help to avoid spread of malaria। तो ऐसे मेजर्स की लिस्ट बनाओ जिससे हमें मदद मिले मलेरिया से बचने के लिए, कैसे किस तरीके से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ टेबल 2.1 सम कॉमन डिसीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ डिसीजेज लिए हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन डिसीज, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, तो क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जनरल मेजर्स होते हैं, प्रॉपर मेजर्स होते
नहीं है जो जनरली हम यूज कर सकते हैं। तो पहला है ट्यूबरकुलोसिस, जो बैक्टीरिया से होता है, एयरबोर्न डिसीज है। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो पहले एयरबोर्न डिसीजेस के बारे में दिया हुआ है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, एयरबोर्न डिसीज है। दूसरा मीसल्स है जो वायरस से होता है, एयरबोर्न डिसीज है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, एयर और कॉन्टैक्ट से होता है। पोलियो वायरस डिसीज है, एयर और वाटर से होता है। तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? कीप अ पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, so you are supposed to keep a patient in complete isolation. Okay, keep a personal belongings of a patient away from those of others. तो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है जहाँ पे उसने टच किया और जिसके साथ हो रहा हो, कपड़े हो गए, रुमाल हो गया, टॉवेल एंड ऑल, वो हमें दूर रखना चाहिए। ओके, फ्रॉम दोज अदर पेशेंट वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट अ सूटेबल एज। तो प्रॉपर एज पे उसको वैक्सीनेशन दिए जाना चाहिए जिसकी वजह से स्प्रेड हो नहीं। सेकंड में कॉलेरा एंड टाइफाइड व्हिच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। Cholera is actually waterborne or foodborne diseases, and typhoid is waterborne disease. Preventive measures क्या है? तो maintain a personal hygiene रखे, good sanitary habits, तो good sanitary habits भी होनी चाहिए। वो बोलते हैं washing hands after feces and all, ये सब होना चाहिए। Consume properly cooked food, तो खाना जो होता है वो properly cooked खाना चाहिए। And boiled drinking water, तो पानी होता है वो उबाल के पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन इज द मेन थिंग। अगर वैक्सीनेशन होती है प्रॉपर एज के अंदर तो कोई भी तरीके का डिसीज होता नहीं है। अभी हेपेटाइटिस ए, वायरस एंड वाटर। हेपेटाइटिस ए होता है वो वायरस से होता है और वाटरबोर्न डिसीज होता है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन, तो बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए हमें और वैक्सीनेशन देनी चाहिए। मलेरिया, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मॉस्किटोज एंड व्हिच इज ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज। यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट अराउंड। तो मॉस्किटो होता है वो आजू बाजू सराउंडिंग के अंदर मॉस्किटो ब्रीड ना करे, ऐसा करना चाहिए। मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज करें या तो फिर मॉस्किटो नेट यूज करें जिसकी वजह से मॉस्किटो को हम दूर रख सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कुछ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। नाउ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, तो एनिमल्स पे जो डिसीज होते हैं वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते हैं? तो several microorganisms not only cause disease in humans and plant but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth diseases of cattle is caused by virus. So here Robert Koch in 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which caused anthrax disease. Now disease causing microorganisms in plant, तो प्लांट के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डिसीज कॉज करते हैं? तो several microorganisms cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crop, तो इसे जो डिसीज होते हैं उसे yield जो होती है क्रॉप की, मतलब कि कितने ज्यादा क्रॉप होते हैं वो रिड्यूस होती है। इन टेबल 2.2 सम ऑफ द सच प्लांट डिसीजेस दे आर कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो ये डिसीज का एक लिस्ट दिया हुआ है टेबल 2.2 में, जो कंट्रोल कुछ केमिकल के यूज करने की वजह से हो सकते हैं या किसी केमिकल का यूज करने से हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? साइट्रस कैंकर जो बैक्टीरिया से होता है व्हिच इज एयरबोर्न डिसीज। रस्ट ऑफ व्हीट फंगी एयरबोर्न डिसीज है, एयर और सीड से फैलता है। कुछ ऐसे इन्फेक्टेड सीड्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट में डिसीज आता है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ पिंडी, ओकरा, इसे ओकरा भी बोलते हैं, वायरस से होता है जो इंसेक्ट से स्प्रेड होता है। फूड पॉइजनिंग, तो भुजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, तो बहुत सारी चीजें खाई। On reaching home, he started vomiting and had to be taken to the hospital. तो हॉस्पिटल पे ले जाना हुआ इसको। The doctor said that this condition could be due to food poisoning. तो ये कंडीशन डॉक्टर ने कहा कि फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग cause due to consumption of food spoiled by some microorganisms. तो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? तो कुछ इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से होता है, या कोई सा फूड होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कंटेमिनेट किया हुआ होता है जिसका आहार हम करते हैं, जिसे खाते हैं हम, जिसकी वजह से ये हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो
इन आर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड के अंदर ग्रो कर रहे हैं वो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस और इवन डेथ। तो ये होता है वो खाने को पॉइजनस बना देता है जिसकी वजह से सीरियस इलनेस भी होती है या फिर डेथ भी हो सकती है। So it is very important that we preserve food to prevent from being spoiled. So it is necessary to preserve our food. तो हमारे खाने को प्रिजर्व करना है, बोलते हैं संरक्षित करना जरूरी होता है ताकि ये स्पॉइल ना हो जाए, ताकि ये बिगड़े नहीं और जिसकी वजह से हमें ऐसी बीमारियां या ऐसे खाने से ऐसी चीजें खाने से हमें बीमारियां या ऐसी चीजें हो नहीं। So 2.5 फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन मेथड दी हुई है। In chapter 1, we have learned about methods used to prevent and store food grains. तो हमें फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए या उनके स्पॉइलनेस जो वो बिगड़ते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स का यूज बताया हुआ था। हाउ टू प्रिजर्व कुक फूड एट होम। तो अगर बना हुआ खाना जो होता है वो कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। डू यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। तो कभी ब्रेड होती है वो अगर मॉइस्ट कंडीशन के अंदर रखें तो फंगस उसे अटैक करती है। जो फंगस के एक्चुअली स्पोर्स होते हैं वो हवा के अंदर फैले हुए हैं, तो कभी उसे प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो उसका हार्ड लेयर जो ऊपर होता है वो टूट जाता है, सेटल डाउन होती है एक सरफेस के ऊपर, जो भी सरफेस उसे प्रॉपर मिलती है उस पर सेटल होती है। फिर जब भी उसे प्रॉपर कंडीशन मिलता है तो वो फंगस होती है वहीं पे ग्रो करने लगती है। तो ब्रेड जब ऐसी मॉइस्ट कंडीशन में रखी जाती है तो उसे प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है जहाँ पे वो ग्रो कर देती है। Now, microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. तो स्पॉइल्ड फूड होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये खाना बिगड़ा हुआ है। तो उसकी एक उसका जो ऑर्डर होता है उसकी स्मेल होती है वो खराब होती है जिससे हमें पता चल जाता है। फिर उसका अगर टेस्ट कर ले तो वो भी खराब होता है और उसका कलर भी कभी कभी बदल जाता है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि ये चीज़ खाना बिगड़ा हुआ है। Is spoiling of food a chemical reaction? The spoiling of food is a chemical reaction. Yes, it is indeed a chemical reaction. Pahali bought some mangoes, but she could not eat them for few days. तो वो कुछ दिन के लिए उसे खा सके नहीं। Later she found that they were spoiled and rotten. तो वो बिगड़ गई थी, सड़ गई थी, rotten. Okay? So ripening और rotting में फर्क होता है। ripening मतलब उससे पक जाना, मतलब प्रॉपरली उसका एक वे होता है कि वो एडिबल होते हैं, खाने के लिए तैयार होते हैं, उसे राइपनिंग बोलते हैं। और रॉटनिंग मतलब कि सड़ जाना। ओके, बट शी न्यूज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसे पता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर मैंगो पिकल बनाती है, जो आम का अचार बनाती है, वो लंबे समय तक चलता है और वो बिगड़ता नहीं है। तो शी गॉट कंफ्यूज कि जो अगर मेरे मैंगो लाई है और वो रखी है थोड़े दिन के लिए और वो बिगड़ गई, तो जो मैंगो पिकल बन रहा है जो मेरी दादी बनाती है वो क्यों बिगड़ रहा नहीं। So let us study the common methods of preserving the food in our home. We have to save it from attack of microorganisms. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाने के लिए हमें उसे सेव करना चाहिए। पहली केमिकल मेथड है तो सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल। तो जो चीज़ होती है जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक प्रिजर्वेटिव्स है वो सॉइल और एडिबल ऑयल है। कभी कभी वो सॉइल और एडिबल ऑयल अगर डालते हैं तो फूड प्रिजर्वेशन पॉसिबल है। Therefore they are called preservative और इसीलिए उन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा गया है। We add salt और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू द पिकल। तो पिकल के अंदर हम CH3COOH वो एसिडिक एसिड विनेगर डालते हैं, ओके, जिसकी वजह से प्रिजर्वेशन होता है टू द पिकल्स एंड प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो ऐसी चीजें डालते हैं जिससे माइक्रोब्स का अटैक न हो। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव और ये कॉमन प्रिजर्वेटिव के केमिकल नेम दिए हुए हैं दूसरे। दिस आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वाशेस टू चेक द स्पॉइलेज। तो स्पॉइलेज को चेक करने के लिए जैम्स और स्क्वैशेस के अंदर डाले जाते हैं। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट के कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो मीट और फिश होती है उसे क्या करते हैं, पहले के बहुत टाइम से उसे कॉमन सॉल्ट के अंदर डाल देते हैं, कॉमन सॉल्ट उसके अंदर डालते हैं और प्रिजर्व रखते हैं जिसकी वजह से वो बिगड़े नहीं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज यूज्ड टू
प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिन। तो इमली, जो आम होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं उसे, या आंवला, इन सब फूड आइटम्स के को भी अगर नमक डाल के प्रिजर्व रखा जाता है तो वो भी बिगड़ती नहीं है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, तो जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उससे शुगर होती है वो रिड्यूस करती है, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। तो जिसकी वजह से उसे प्रॉपर बैक्टीरिया को प्रॉपर हैबिटेट मिलती नहीं है, कि उन्हें मॉइस्चर चाहिए, और शुगर क्या करती है, मॉइस्चर को नहीं फैलने देती है, मॉइस्चर को क्या करती है, रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये जो है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वो पॉसिबल हो सकता नहीं है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स विच द बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो कर सके नहीं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। वेजिटेबल्स, फिश, फ्रूट्स, मीट आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो एक मेथड का यूज करके हम इस चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, तो गर्म करना और ठंडा करना ये भी एक ट्रीटमेंट होती है जिससे फूड प्रिजर्वेशन होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। तो स्टोर करते हैं या उसे यूज़ करते हैं उससे पहले मम्मा को देखा होगा कि मम्मी होती है उसे मिल्क होते हैं उसे गर्म करती है, ओके, और फिर उसे स्टोर करती है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो गर्म कर दे कोई भी चीज़ को तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। जो वाटर बोर्न डिसीज होती है उसे फैलने से रोका कैसे जाता है, तो हम क्या करते हैं कि पानी जो होता है वो उबाल देते हैं पहले, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे मर जाते हैं, फिर उसे ठंडा कर देते हैं, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं जिससे हम उसे पी सकें, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से डिसीजेस फैलते नहीं है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, तो फूड होता है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर डालते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो एक हाई टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर होता है जहाँ पे माइक्रोब्स का ग्रोथ पॉसिबल होता नहीं है। पेस्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो पेस्चुराइज्ड मिल्क एक प्रॉपर मेथड होती है पेस्चुराइजेशन, ओके। तो आपकी जो मिल्क की थैली आती है, दूध की थैली आती है, उस पर लिखा होगा कि पेस्चुराइज्ड मिल्क। तो पेस्चुराइज क्या है, पेस्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल हीटेड, ओके, टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज, उसे इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करके फिर स्टोर किया जाता है। पेस्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, तो वो बॉइलिंग किए बिना भी पेस्चुराइज्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं या ड्रिंक कर सकते हैं, जिससे कोई भी तरीके के पॉसिबल कोई भी तरीके माइक्रो ग्रोथ हो नहीं। मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री, तो पहले 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है, फिर फॉर 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट तक उसे गर्म किया जाता है। देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, तो सडनली उसे ठंडा करके स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो ऐसा करने से माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है वो प्रिवेंट होता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, तो ये प्रोसेस थी उसे डिस्कवर किया था साइंटिस्ट नेम्ड लुईस पास्चर एंड इट इज कॉल्ड पेस्चुराइजेशन, और इसे पेस्चुराइजेशन बोलते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, तो दिस डेज ड्राई फ्रूट्स आर इवन ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन ए सील्ड एयर टाइट कंटेनर, तो एयर टाइट करते हैं, एयर को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हवा के अंदर जो माइक्रोब होते हैं वो फैलते नहीं है, और जिसकी वजह से बहुत सारे माइक्रोब फैलते नहीं, और पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक रोका जाता है। तो क्या होता है, स्टोरिंग प्रोसेस, स्टोरिंग होता है जिसके अंदर एयर टाइट कर देते हैं, जिसके अंदर से हवा निकाल देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे होते हैं, एक्टिव या इनएक्टिव पोजीशन में, हवा के अंदर होते हैं, हवा निकाल देते हैं, तो इट बिकम्स अ ड्राई पोजीशन इन विच देयर इज नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता नहीं है, ओके। So till now we studied about many things, many harmful bacteria, harmful microorganisms and harmful funguses. Now in the next session we will be studying about nitrogen fixation and nitrogen cycle. Okay? Till then, bye.